गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को एक अंतर बताए थे, लैगिंग और लीडिंग में अंतर, लैगिंग चेन और लीडिंग चेन में अंतर बताए थे। आज पुनः हम लोग फिर अंतर ही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर आज हम लोग क्लियर करेंगे कि इन दोनों के केसों में कौन सा डिफरेंस है इन दोनों में, उसी अंतर को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ न्यूक्लियोसाइड और यहाँ लिखा है न्यूक्लियोटाइड। तो पहले दिमाग में बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो याद करिए, जब हम पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोसाइड का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे। तो न्यूक्लियोसाइड उस डीएनए के केस में पढ़े थे और आरएनए के केस में भी पढ़े थे। तो इस तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता किससे है, जो न्यूक्लियोसाइड है उस न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता किससे है। तो न्यूक्लियोसाइड का जो निर्माण बहुत शुरुआत अणु है, शुरुआत एलिमेंट्स हैं। जैसे कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उनका निर्माण नाइट्रोजन बेस तथा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में जुड़ते थे तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया जाता है। अब पेंटोज शुगर क्या थे, पेंटोज शुगर भी हमने क्लियर कर दिया था कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है जो 2 तरीके का था। एक था डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए के केस में था और दूसरा था राइबोज शुगर। तो इस तरह से 2 हम पेंटोज शुगर के बारे में बताए थे। अब दूसरा था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या है, तो नाइट्रोजन बेस भी हमने क्लियर किया था कि नाइट्रोजन बेस 2 तरह के थे, एक पिरिमिडीन और दूसरा प्यूरिन। पिरिमिडीन के केस में 3 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से थे, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। जबकि प्यूरिन बेस के केस में 2 नाइट्रोजन बेस थे, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। तो ये सब क्लियर करते हुए हम लोग डीएनए का चेन भी तैयार कर लिए थे। डीएनए पॉलीमरेज का जो चेन होता है लंबा सा, उस चेन तक निर्माण कर लिए थे। अब न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिए थे, न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए थे, पेंटोज शुगर पढ़ लिए थे, राइबोज शुगर पढ़ लिए थे, फास्फोरिक एसिड पढ़ लिए थे। इस तरह सब पढ़ते पढ़ते क्या किए थे, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण किए थे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के ही क्या है, एक डीएनए और आरएनए का ही लंबा चेन है। ठीक है, ये सब क्लियर करने के बाद आज हम लोग पुनः न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का अंतर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, 2-3 अंतर है। आज इसको पढ़ा जाए कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो एक साइड में न्यूक्लियोसाइड और दूसरे में न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर पढ़ना है। तो पहला अंतर हम लोग लिखा जाए कि न्यूक्लियोसाइड जो है ये किस किस कंपाउंड से मिलकर बना है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस तथा पेंटोज शुगर को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो लिख लिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे किससे, नाइट्रोजिनस बेस तथा पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर के आपस में जुड़ने से बनता है। ठीक है, तो पहले वाले में पहला हमने लिखा कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस तथा पेंटोज शुगर के आपस में जुड़ने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब देखा जाए
कि इसके केस में कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होगा। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स के आगे आने वाला स्टेज है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो है के बाद न्यूक्लियोटाइड आने वाला स्टेज है, तो इसलिए तो अगर इनके बाद ये स्टेज आ रहा है तो इस स्टेज में ये तो आएंगे ही आएंगे, इस स्टेज में ये तो आएंगे और इनके अंतर्गत दो कंपाउंड थे वो भी इनके अंतर्गत आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो लिखा जाए न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ साथ, ठीक है, कोई और भी तो एलिमेंट आएगा, कंपाउंड आएगा, उस कंपाउंड के आने के बाद तभी तो नाम इसका चेंज होगा, ठीक है। अभी तो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर लगा दिए तो पुनः न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो इसमें कोई और भी कंपाउंड जोड़ेंगे जिसके कारण न्यूक्लियोसाइड से उसका नाम चेंज हो जाएगा, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। तो वह कंपाउंड कौन सा है, तो इसमें आएगा के साथ साथ फास्फोरिक एसिड, ठीक है। फास्फोरिक एसिड के आपस में जुड़ने से बनता है, ठीक। अब यहां हम बता दिए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नाइट्रोजनस बेस, देखिए इसमें भी आया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। पेंटोज शुगर, ठीक, पेंटोज शुगर के साथ साथ फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। फास्फोरिक एसिड जो होता है सूत्र उसका है H3PO4। जब कंपाउंड किसके साथ, ये दोनों किसके हैं, न्यूक्लियोसाइड के, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ते हैं तो हम बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। या शॉर्ट फॉर्म इसका अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस आर न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड के आपस में जब जुड़ाव करेंगे तो बनाएंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये रे डायग्राम हो गया। इसी तरह इसका भी बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर जब आपस में क्या है, इस प्लस वाले निशान से जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद बनेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। आसान तरीके में बता दिए। लैंग्वेज से बढ़िया इस वाले में इस तरह से भी लिखिए तभी काम चलेगा, इस तरह से भी लिखेंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर आपस में जोड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड को जोड़ करके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कर लिए। ये था हमारा पहला अंतर। दूसरा अंतर देखा जाए तो दूसरा अंतर
ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ये नेचर में या कह लीजिए स्वभाव में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। स्वभाव में कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, और ये स्वभाव में अम्लीय होंगे। अम्लीय क्यों होंगे अभी से बताएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लिया जाए। न्यूक्लियोसाइड स्वभाव में क्षारीय होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो जो साइड है वो स्वभाव में कैसा होगा, क्षारीय नेचर का होगा, जबकि इनके केस में देखा जाए, इनके केस में तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो स्वभाव में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इनको लिखा जाए, न्यूक्लियोटाइड स्वभाव में अम्लीय होते हैं, ठीक है। देखिए अम्लीय क्यों कहा गया, फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंटिंग के कारण, ठीक है। जैसे जब कहा गया था डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। जब फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए के खोज किए थे, डब्ल्यूबीसी की मरी हुए पस सेल्स को कोशिका से निकाला गया था केंद्रक को, ठीक है। तो उस केंद्रक को देखा गया, तो देखने के बाद फ्रेडरिक मिशर ने देखा तो उसमें सल्फर की मात्रा, ठीक है, सल्फर की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती थी, लेकिन सल्फर की मात्रा कम थी, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन और साथ ही साथ क्या थे, उसमें प्रोटीन भी थे। तो उस समय फ्रेडरिक मिशर ने केंद्रक से निकाला था जो पदार्थ, उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया था, क्योंकि उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं जान पाया था, तो न्यूक्लिन नाम रख दिया था। लेकिन पुनः इसी पेटकल को जब अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने दोहराया तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो द्रव्य थे उसमें सल्फर की मात्रा तो कम थी, फास्फोरस की मात्रा तो अधिक थी, जो फ्रेडरिक मिशर भी देखा था। लेकिन प्रोटीन को क्या किया, इन्होंने जब अलग कर दिया तो फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण क्या हो गया था, वो अम्लीय नेचर का हो गया था। अब अम्लीय नेचर होने के कारण अल्टमान ने उस पदार्थ को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड, जबकि फ्रेडरिक मिशर ने उसी पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है। लेकिन अल्टमान ने जब प्रोटीन को बाहर निकाला, प्रोटीन को बाहर निकालने के बाद उसका नेचर देखा, तो नेचर देखने पे उसको पता चला ये तो अम्लीय नेचर के हैं, अम्लीय स्वभाव के हैं, तो क्या कर दिया, उनको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ भी देखिए फास्फोरिक एसिड आ गया है, ठीक है। इस वजह से फास्फोरिक में H3PO4 आता है, P आया हुआ है, वहाँ भी P था, यहाँ भी P है, तो P एसिडिक, P वहाँ एसिडिक नेचर बना दिया था, ठीक है। यही कारण यहाँ भी है एसिडिक नेचर बनने के कारण, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड कैसे नेचर में होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं एसिडिक नेचर में होते हैं, अर्थात अम्लीय नेचर में होते हैं, कन्फर्म, ठीक है। इसी के कारण यहाँ अम्लीय स्वभाव का था, यहाँ क्षारीय स्वभाव का लिखा गया था। अब आते हैं तीसरा अंतर देखा जाए कि तीसरा अंतर क्या है, ठीक। तीसरे अंतर में देखेंगे हम कि यह कौन, न्यूक्लियोसाइड, तो यह न्यूक्लियोटाइड का घटक होता है, कौन, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के घटक होते हैं, जबकि इनके केस में लिख लिया जाए यह न्यूक्लिक अम्ल एसिड
ठीक, न्यूक्लिक अम्ल एसिड हो गया। फिर साथ में सह एंजाइम या को एंजाइम लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऊर्जा, इनके केस में सिर्फ देखिए इनका घटक बनते हैं, लेकिन इनके केस में ऊर्जा, साथ ही साथ एनर्जी, ऊर्जा वाहक का कार्य करते हैं। ये हमारा था तीसरा और लास्ट अंतर ऊर्जा वाहक घटक है, ऊर्जा वाहक का घटक है, ठीक है। ये हमारा तीसरा अंतर में देखिए, तीसरे अंतर में लिखा गया यह है न्यूक्लियोटाइड का घटक होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यह जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है इसके अंतर्गत आने वाला न्यूक्लियोसाइड मेंबर है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आने वाला न्यूक्लियोसाइड है, इसीलिए तो न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड को जोड़ करके हम लोग न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किए थे। तो अर्थात कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोटाइड से छोटा है, तो छोटा एलिमेंट है तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि यह न्यूक्लियोटाइड का घटक होता है। इनके केस में आए तो यह न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कोएंजाइम और ऊर्जा वाहक का घटक होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि इनसे कोई रिलेशन नहीं, इनका न्यूक्लियोसाइड से कोई रिलेशन नहीं इनका है, इनका रिलेशन है न्यूक्लिक एसिड से। केंद्रक जो होता है केंद्र के अम्ल, उनसे को एंजाइम जो होते हैं सह एंजाइम से कहते हैं। ऊर्जा वाहक मतलब कहने के एनर्जी फ्लो का घटक होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का अंतर पढ़ा, ठीक है। हम आशा कर रहे हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो चैप्टर है जैसे कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ, चैप्टर यही है। लेकिन एनसीईआरटी ये जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया है, ठीक है, तो उस चैप्टर को नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। डीएनए मतलब का लिखा गया है आणविक सिद्धांत या अनुवांशिकता का आणविक सिद्धांत। नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर का मैटर सब सेम है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ाए हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग उस स्ट्रक्चर को नहीं देखे हैं तो उस स्ट्रक्चर को देखिए, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर ये अंतर बहुत आसान है। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर शुरुआत से आपको वो रेड डायग्राम याद होगा कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को जोड़कर न्यूक्लियोसाइड निर्माण किए थे, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड को जोड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किए थे। एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़े थे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया था। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ही क्या, वही तो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, वही तो डीएनए और आरएनए है। उस स्ट्रक्चर को पढ़िए बढ़िया से। पढ़ने के बाद आप लोग इस अंतर को रटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इस अंतर को अपने आप लिख डालेंगे, ठीक। क्योंकि वो स्ट्रक्चर अगर दिमाग में बना हुआ है तो अंतर अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को जरूर पढ़िए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बहुत लंबा चेन तो पूछता नहीं है, वाटसन एग्जाम में पूछता है कि डीएनए का मॉडल बनाइए, तो वही वाटसन और क्रिक का डीएनए का मॉडल आता है। हमने इसलिए उसको पढ़ाया क्योंकि उसमें जो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल का जो एलिमेंट, जो कंपाउंड है कैसे बनता है, कभी कभी एग्जाम में वो पूछता है। डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, इसीलिए उसको पढ़ाया। लेकिन पढ़ाने का मेन मोटो उसमें यही है, सिंगल क्वेश्चन आते हैं केवल स्ट्रक्चर पे, तो उस स्ट्रक्चर को पढ़िए। और बहुत बड़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने का
मतलब नहीं उससे है, क्योंकि वो चेन पूछता नहीं है। हमेशा आप लोगों को वाटसन और क्रिक मॉडल ही पूछा है, तो वाटसन क्रिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसका अंतर पूरे अच्छे से बताए हैं। उस चारगाव के रूल के आधार पर वाटसन और क्रिक मॉडल जो है डीएनए कार्यकारी प्रतिरूप तैयार किया गया था 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, जो हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़ा दिया था। अच्छे से उसको पढ़िए और समझिए। ये बहुत आसान है। अंतर तो ये आएगा ही आएगा। अंतर 2-4 अंतर इस चैप्टर का है, जैसे डीएनए आरएनए में अंतर, इसके पहले हम पढ़ा दिए। लैगिंग चेन में अंतर, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्रोमेटिन में अंतर पढ़ाना है, ठीक है। ये सब कुछ अंतर हैं। अंतर किसी मतलब अंतर 3-4 हैं, 3-4 में से एक अंतर आना ही आना है। तो इस तरह से आज हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को फिनिश कर दिए। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।